शहरनामा.com में आपका स्वागत है। आज हम एक लखनऊ के एक मशहूर महल्ले हज़रतगंज के बारे में आपको बताएंगे। आज हमारे साथ में मशहूर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर साहब हैं, जो लखनऊ के बारे में बहुत जानते हैं। यहाँ के बाज़ारों, यहाँ के मार्केट्स, यहाँ की लोकेशंस और दूसरे जो हैं उनके बारे में बहुत जानते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि लखनऊ में हज़रत गंज का नाम ये कैसे पड़ा और वहाँ जो खान पान के रेस्टोरेंट और होटल्स हैं उनकी क्या कुछ तारीख़ है और क्या इतिहास है, ताकि वो बताएं हमें। शुक्रिया जी प्रदीप कपूर साहब। तो हुसैन साहब देखिए, जो हज़रतगंज एक ऐसा नाम है कि जो लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ लखनऊ शहर के लोग बसते हैं उनको अगर ज़रा सा भी हज़रतगंज के बारे में अगर पता चल जाए या उसकी चर्चा हो जाए तो वो आज भी रोमांचित हो उठते हैं। सारे लोग हज़रतगंज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हज़रतगंज और गंजिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो सबके दिलों पर राज करती है और सबका इससे वाबस्ता रहे हैं। हज़रतगंज का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो नवाब वाजिद अली शाह साहब के बारे में सब जानते हैं। उनके वालिद अमजद अली साहब का मिजाज ऐसा था, जिन्होंने इमाम बाड़ा बनवाया, सिफ्तैनाबाद इमाम बाड़ा और तमाम बहुत लखनऊ शहर में चीज़ें बनवाई। उनको हजरत साहब कहते थे और उस वजह से इसका नाम हज़रतगंज पड़ गया। और ये 2010 में जब 200 साल मनाए गए बड़े धूमधाम से हज़रतगंज के, उसके तमाम जलसों में भी हम शरीक रहे और उसमें मुशायरे भी हुए, तमाम प्रोग्राम्स हुए, दुनिया भर से लोग भी आए, बाहर से भी आए। तो हज़रतगंज एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम पड़ता है। अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि मैं हज़रतगंज में रहता हूँ और 1964 दिसंबर से बराबर लगातार लगभग रोज़ हज़रतगंज जाना होता है। तो मैंने हज़रतगंज के बदलते स्वरूप को भी देखा। हज़रतगंज में बहुत कम भीड़ और मैफेयर के सामने चंद गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वो मंजर भी देखा। और हज़रतगंज के तमाम उस दौर के रेस्टोरेंट और आज के दौर के रेस्टोरेंट में भी जाने का मौका मिला। आज अगर हम सिर्फ हज़रतगंज के जायके के सफ़र की बात करें तो अगर आप जहाँ छंगामल है वहाँ पर एक बैनबोज हुआ करता था। एक ज़माने में कॉफ़ी हाउस को लोअर हाउस कहा जाता था। कॉफ़ी हाउस जो 1940 से लखनऊ शहर में है और सबसे बड़ा सेंटर रहा है। तो कॉफ़ी हाउस लोअर हाउस था और बैनबोज जो है वो अपर हाउस था। तो बैनबोज जो है वहाँ पर ओबराय सरदार जी हुआ करते थे, बहुत बढ़िया, जिसे कहना चाहिए कि अपना शेरवानी और चूड़ीदार पजामा और चमकती हुई उनकी जो अपना टर्बन जो है वो आज, मतलब उनकी पगड़ी जो है वो आज भी मेरे को याद है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और उनके जो मैनेजर साहब हुआ करते थे, धोती और कुर्ता पहने हुए, दत्ता बाबू मुस्कुरा के सबका स्वागत करते थे। तो वहाँ हमने जो है एनडी तिवारी को भी देखा, आचार्य नरेदेव के बेटे अशोकनाथ वर्मा उनको देखा, और मेरे वालिद मरहूम सहाफ़ी बिशन कपूर जो हैं वो भी शाम को वहाँ पहुँच जाते थे, डॉक्टर आर.एन. मिश्रा और तमाम मित्रों के साथ। दिन में कॉफ़ी हाउस में रौनक रहती थी और शाम को ज़्यादातर रौनक जो है वो बैनबोज में हुआ करती थी। बैनबोज की बेकरी शहर में सबसे अच्छी हुआ करती थी और यहाँ के बने हुए केक, यहाँ की बनी हुई क्या कहते हैं जो पेस्ट्री है। ख़ास बात ये थी कि वहाँ पर जब आप जाते थे तो एक ख़ास किस्म का एरोमा रहता था पूरे बैनबोज में, और एक स्टैंड आ जाता था जिसमें तरह तरह की पेस्ट्री और क्या क्या सब खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी। कॉफ़ी के साथ वो स्टैंड भी आ जाता था जिसमें चीज़ स्ट्रॉ भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। आप उसमें से उठा के अपनी प्लेट पर रख लीजिए और फिर वो काउंट हो जाता था कि आपने क्या लिया है, वो उस हिसाब से पैसे उसके कम हो जाते थे। एक दौर था कि दिल्ली के दरबार में बड़े बड़े लोगों को यहाँ के राजनेता केक बनवा के बैनबोज पे ही लेके जाते थे। और आप देखिए कि डॉक्टर अम्मार रिजवी ने मुझे बताया कि उनकी मुलाकात लालजी टंडन जी से 50 साल पहले बैनबोज में हुई। और किसने कराई? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रमेश सिन्हा साहब ने। मेरे वालिद की मुलाकात एनडी तिवारी से सबसे पहले बैनबोज में ही हुई। तो इस तरह से बैनबोज एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है कि जहाँ पर तमाम पॉलिटिशियंस और पत्रकार और तरह तरह के लोग, साहित्यकार, सब लोग जाते थे, बैठते थे। तो एक दौर बैनबोज का रहा है। अब तो सिर्फ यादों में ही है।
जिन लोग बैनबोज में गए हैं वो आज भी बड़े शिद्दत से उसको याद करते हैं। फिर आगे बढ़िए तो चौधरी स्वीट हाउस का भी एक दौर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति से हर जुड़ा हुआ आदमी जो कि विशुद्ध शाकाहारी खाना खाता था वो चौधरी स्वीट हाउस जाता था। चौधरी स्वीट हाउस का खाना, वहाँ की चाट बहुत बेहतरीन हुआ करती थी। और इसके अलावा खाने पीने के अलावा एक अड्डा हुआ करता था कि अगर आपको तमाम पॉलिटिशियंस को देखना है तो चौधरी स्वीट हाउस चले जाइए, दोपहर में या रात में खाना खाते हुए मिल जाएंगे। खासतौर से वो जो दारुल सभा में ठहरे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, विधानसभा का सत्र अटेंड कर रहे हैं, वो सब के सब आपको चौधरी स्वीट हाउस मिल जाएंगे। चौधरी स्वीट हाउस की जो मिल्क पुडिंग थी वो बहुत बेहतरीन मिठाई हुआ करती थी, जिसको कि लोग बाग जो हैं पैक करा के बाहर ले जाते थे। तो एक दौर चौधरी स्वीट हाउस का रहा। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सब लोग लखनऊ शहर में जॉन हिंग का चाइनीज़ खा के बड़े हुए। क्रेज़ था पूरे शहर में कि जॉन हिंग में ही खाएंगे खाना, और ख़ास तौर से उनकी मटन चिली का कोई जवाब नहीं। पूरा शहर दीवाना हुआ करता था। आप किसी से भी लखनऊ शहर में बात कीजिए, अगर उसने चाइनीज़ खाया है तो जॉन हिंग का ही खाया है। तो जॉन हिंग का खाना बहुत बढ़िया हुआ करता था। फिर हम लोग जब चलते हैं आगे तो हम लोगों को फिर याद आता है मैफेयर में क्वालिटी का एक ऐसा मोती महल बात का है। ये तो बात का है। जी जी, मैं पुराने दौर की बात कर रहा जी था। जी जी। तो मैफेयर में जो क्वालिटी रेस्टोरेंट है उसका एक ऐसा मुकाम था कि अगर क्वालिटी में खाना खाने जाना है तो लोग साफ़ सुथरे बढ़िया आयरन करा के करके, और ये एक बड़ा ओकेज़न होता था कि आज शाम को क्वालिटी में खाना खाने जा रहे हैं। एक उत्सव की तरह होता था क्वालिटी में जाना। और क्वालिटी में जब जाते थे तो बहुत लोग बाग, एक तो महफिल बिल्डिंग का अपना एक अलग से ऑरा था कि आप जितने भी आपकी इमेज हो जैसी भी हो, लेकिन महफिल बिल्डिंग में जाके आदमी शांत हो जाता था और बहुत जिसे कहना चाहिए डिसिप्लिन हो जाता था। और इस तरह से क्वालिटी रेस्टोरेंट में जाकर उनका तो बहुत बढ़िया उनकी अपना खाने की व्यवस्था रहती थी। वहाँ भी जो है इस तरीके से स्टैंड आ जाता था। अगर आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोर्सेज में खाना होता था, बैरे बहुत साफ़ सुथरे होते थे। और क्वालिटी के खाने का एक अंदाज़ ही क्या बयान करें कि बड़े बड़े लोगों के साथ जो लखनऊ शहर में आते थे तो ये होता था कि भाई खाना खाना है तो क्वालिटी ही जाना है। तो वो एक क्वालिटी का भी एक दौर था। फिर अगर आप सड़क के इस तरफ आएँ तो जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, रॉयल कैफ़े पहले वहाँ हुआ करता था। वहाँ पे जो है बैंड भी बजता था और रॉयल कैफ़े का अपना खाना जाहिर बात है माथुर साहब का हुआ करता था। और माथुर साहब जो है वो इंग्लैंड में भी बैठते थे और उनका एक रेस्टोरेंट वहाँ भी था। और हलवासिया कोर्ट में, ठीक कहा आपने। तो हलवासिया कोर्ट में जो रॉयल कैफ़े हुआ करता था, वहाँ का बैंड, वहाँ का खाना, और जिसे कहना चाहिए कि माथुर साहब का इंतज़ाम बहुत बेहतर हुआ करता था। बहुत सी यादें हैं उस रॉयल कैफ़े को लेके। फिर अगर हम इधर आते हैं तो फिर ये हम आ गए इधर अपना ये जो प्रिंस सिनेमा और इस तरफ आ गए तो यहाँ पर रंजना हुआ करता था। रंजना जो है वो 1948 में खुला था। ये जो काकोरी केस के जो रामकृष्ण खत्री जी थे उनके साथ दो और पार्टनर थे, एक कोहली साहब थे, एक कपूर साहब थे। ये तीनों मिलकर चला रहे थे। और उसी दौरान तीन लोग जो लाहौर से लखनऊ आए पार्टीशन में, जिसमें कि पुरी साहब थे, पंडित जी थे और शर्मा जी थे, ये तीनों न्यूबेरी रोड पर एक मकान पर रहा करते थे। तो इन लोगों ने जब देखा कि ये रंजना को चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है तो इन लोगों ने रामकृष्ण खत्री जी और उनके पार्टनर से बात करके फिर उसका निज़ाम अपने हाथ में लिया और रंजना जो है फिर वो चल पड़ा। मुझे जो है वो क्या कहते हैं, पंडित जी के बेटे ने मुझे बताया कि जिस दिन पहली बार 100 रुपये की आमदनी हुई थी उस दिन जो है वो सब लोगों ने मिलकर पार्टी मनाई थी कि भाई आज 100 रुपये की बिक्री हुई, क्योंकि उस दौर में बाहर निकल के रेस्टोरेंट में खाना खाने का रिवाज भी थोड़ा कम हुआ करता था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1948 की। जी जी। और रंजना ने लखनऊ शहर में एक नायर साहब हुआ करते थे, TN नायर उनका नाम था, जिन्होंने साउथ इंडियन खाना बनाना शुरू किया था। वो भी एक अरेंजमेंट था कि भाई प्रॉफिट जो है वो शेयर करते थे। पूरा साउथ इंडियन खाने का इंतज़ाम नायर साहब का हुआ करता था। इसी तरह से रंजना ने एक चाइनीज़ सज्जन थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया तो चाइनीज़ खाना वो बनाते थे
और रंजना जो है एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कि चाइनीज़ खाना जो है सर्व होता था। ये हम आपको 1948 का बता रहे हैं कि रंजना पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट था कि जिसने साउथ इंडियन भी शुरू किया लखनऊ शहर में, जिसने चाइनीज़ भी शुरू किया, और वहाँ की डांसिंग कॉफ़ी कि लोग आज तक जो है याद करते हैं। उनके जो है वो कटलेट्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, उनका खाना बहुत बढ़िया होता था। एक ज़माने में लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज करते थे रंजना को, और रंजना के बाहर भी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सब भीड़ लगाया करते थे। मुझे याद है कि अतुल अंजान के साथ हम अंदर भी बैठते थे और बाहर भी खड़े होकर तमाम लोगों से मिलते थे। वो पान की दुकान रंजना के बगल में हुआ करती थी, बहुत बड़ा सेंटर था वो। गंजिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो उस दौर में घंटों लोग गुजार देते थे हजरतगंज के एक सिरे से दूसरे से के चक्कर लगा के। और ख़ास तौर से लवलेन में जब दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थी तो एक बहुत पतला सा पैसेज हुआ करता था चलने के लिए, तो उसमें जो कंधे से कंधे लड़ना और लोगों का जो है वो एक अजब एक लुत्फ़ मिलता था वहाँ पर गंजिंग का, लवलेन में घूमने का, भीड़ में धक्का मुक्की करने का। तो खैर उसका एक अपना एक अलग मिजाज था। और रंजना के बगल में अन्नपूर्णा हुआ करता था। अन्नपूर्णा का खाना बहुत बढ़िया हुआ करता था, शाकाहारी हुआ करता था, और अन्नपूर्णा का भी हम लोगों ने खूब जो है वो खाना खाया है। और आप ये देखिए कि उस ज़माने में 2 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, ऊपर फिल्मिस्तान था, नीचे प्रिंस हुआ करता था। और उसके बाहर की जो ओपन स्पेस है वहाँ पर उस ज़माने में छात्र नेता जो है वो तखत लगा के और माइक लगा के, जैसा कि हमारे मित्र अतुल अंजान ने बताया कि भाई 5 रुपए का जो है माइक मिलता था और थोड़ा बहुत रिक्शे वाले को दिया करते थे। काजिम का हुआ करता था उस ज़माने में, काजिम का माइक जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। काज़मी। तो काज़मी का माइक, तखत, दरी, चादर, और अन्नपूर्णा से आ जाती थी चाय, और इस तरह से छात्र नेताओं की सारी मीटिंग जो हजरतगंज में है वो हो जाती थी। फिर जहाँ पर आजकल ये बर्गर का जो एक दुकान खुली हुई है सहू के नीचे, सहू ने जो एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वहाँ पर न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस बहुत चलता था, वहाँ पे बहुत लोग बैठते थे। मुझे याद है कि मैं जब हिंदुस्तान के जाने माने शायर और उस ज़माने में उर्दू ब्लिट्स के एडिटर हसन कमाल साहब के साथ जब मैं न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस गया तो वहाँ पर एक बैरा आ गया जिसको हसन कमाल को जानता था, हसन कमाल उनको जानते थे। उसका नाम था याकूब। याकूब जो है वो एक ज़माने में रॉयल कैफ़े में जब हसन कमाल बैठा करते थे तो इनके लिए वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लाता था। तो हसन कमाल ने मुझे बताया कि भाई ये याकूब बड़ा पुराना है और रॉयल कैफ़े के ज़माने का है, और हम लोग सारे लोग जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो रॉयल कैफ़े भी बैठते थे और ये न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस भी आते थे। तो न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस में कृष्ण नारायण कक्कड़ भी देखे जा सकते थे। वहाँ पर बीसी सक्सेना साहब जो एक ज़माने में छात्र टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे वो भी बैठते थे, और बहुत से लोग बैठते थे। फिर अंदर जो है प्रिंस के एक कृष्णा कॉफ़ी हाउस हुआ करता था जहाँ पे जूक बॉक्स था, जहाँ पैसा डाल के आप गाने भी सुन सकते थे। एक मिनी स्केटिंग भी था जहाँ आप स्केटिंग भी कर सकते थे, और वहाँ पर कुछ केबिन भी बने हुए थे जहाँ पे युवा जोड़े भी देखे जा सकते थे। तो वो भी कृष्णा जो कॉफ़ी हाउस अंदर हुआ करता था टंडन परिवार का था, और वो बहुत एक ज़माने में चला करता था। हमारे पड़ोसी थे, आपके पड़ोसी थे जैसा आपने बताया। हमारे पड़ोसी थे हम। तो इन्हीं टंडन परिवार ने फिर आगे चलकर जहाँ आजकल ये बाटा है, क्या कहते हैं इधर कोने वाली बाटा, ये तो वहाँ पर केस कोजी कॉर्नर इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था। नहीं, आप एक चीज़ और भूल रहे हैं अभी, वो है मद्रास मेस जो कॉफ़ी हाउस के बताएंगे अभी, बताते हैं। तो उसके बाद जो है जो केस कोजी कॉर्नर, चूँकि टंडन परिवार की बात हो रही है तो मैंने कहा इसी टंडन परिवार ने जब कृष्णा स्वीट्स या कृष्णा कॉफ़ी हाउस जिसको कहा जाता है वो जब बंद किया तो उन्होंने फिर केस कोजी कॉर्नर खोल दिया जहाँ पे सैयद सिफ्ती रजी से लेके तमाम लोग जो हैं बराबर वहाँ देखे जाते थे, और थोड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट था लेकिन चलता बहुत था। फिर आइए तो लखनऊ शहर में जहाँ पे लाइन लगा के लोगों ने साउथ इंडियन खाना खाया है, जो कि मद्रास मेस हुआ करता है, जो कि जिसे कहना चाहिए कि डोसे के लिए मशहूर। हाँ, न्यू मार्केट के पीछे की तरफ। तो वहाँ पर तो हम लोगों ने जो है केरला से एक फैमिली आई थी जिन्होंने कि ये शुरू किया था। ये 48 के आसपास या उसके बाद का समय है जब उन्होंने ये बनाया था, और वो हमने भी वो दौर देखा है कि जब भीड़ बहुत आगे
खड़ी होती थी इंतज़ार में कि लोग अंदर से निकले तब हमारा मौका मिले, और बहुत ज़्यादा चलता था। 60 पैसे 70 पैसे 60 पैसे 70 पैसे, आपने सही कहा। क्योंकि अभी क्या हुआ कि करीब 1-2 साल पहले हम और डॉक्टर रमेश दीक्षित और अपने 3 और मित्रों के साथ हम लोग डाउन दी मेमोरी लेन वहाँ मद्रास कैफ़े गए, और वहाँ पे खड़े होकर बाहर फोटोग्राफ हमने खिंचवाई, वहाँ पे अंदर जाके खाना खाया, और जब हमने फेसबुक पे डाला था तो लगा कि जैसे कि एक तूफान आ गया। मतलब हर आदमी जो है पूछ रहा है कि डोसा कितने का है, इडली कितने की है, क्योंकि लगा कि लखनऊ शहर क्या, लखनऊ शहर से बाहर रहने वाले लोग भी किसी न किसी दौर में मद्रास कैफ़े में खाना खाते रहे हैं। सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो रेस्टोरेंट अभी तक चल रहा है, जो 1948 में सेटअप हुआ था लखनऊ शहर में, और जिस लखनऊ शहर में जिसने लोगों को साउथ इंडियन खाना सिखाया और लोगों ने उसका स्वाद लिया। तो आज भी वो मद्रास मेस, मद्रास कैफ़े, मद्रास रेस्टोरेंट, आप कोई भी नाम लीजिए, लेकिन वो चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और फिर जब हम लोग चलते हैं तो फिर एक ऐसी जगह जो 1938-1940 से लखनऊ शहर में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस, वो है जहाँ आज़ादी से पहले एक ज़माने में अली सरदार जाफरी और उनके दोस्त सिप्ते हसन, मजाज लखनवी, ये सब बैठते रहे। मुनीस नारायण सक्सेना जो हिंदी और उर्दू ब्रिट्स के एडिटर बाद में बने, वो, और उनके साथ कैफ़ी आज़मी और एस एम मेहंदी साहब, ये 3 दोस्त थे जो कि कचहरी रोड पे एक कम्यून बना के रहा करते थे। क्योंकि जो घर के लोग थे, क्या कहते हैं, एस एम मेहंदी साहब के ब्रदर लॉ, वो ज़रा चले गए थे बाहर, तो ये सब लोग वहीं कचहरी रोड पे उनके घर पे ही अड्डा बनाए हुए थे एक, और दूसरा अड्डा बना था कॉफ़ी हाउस। तो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ पर्चे निकालना, पैम्फलेट निकालना और तमाम तरह का माहौल, ये सब जो है वो कॉफ़ी हाउस में हुआ करता था। चाहे वो अली सरदार जाफरी और मजाज और सिप्ते हसन का दौर रहा हो या फिर इन लोगों का हो। अब जैसा बेगम हामिदा हबीबुल्ला साहिबा ने मुझे बताया कि उनकी ननद तज़ीन हबीबुल्ला भी जो है वो छात्रों की नेता हुआ करती थी, और 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। और ये तब बनी जब उनके वालिद शेख अब्दुल्ला जो हैं, शेख हबीबुल्ला साहब, वाइस चांसलर हुआ करते थे, और छात्रों की समस्याओं को लेकर सारा धरना प्रदर्शन वो वाइस चांसलर साहब शेख हबीबुल्ला साहब के ही सामने किया करती थी। और वो अपनी मंडली के साथ कॉफ़ी हाउस में बैठा करती थी, और महिलाओं की अधिकारों के लिए लड़ाई तज़ीन हबीबुल्ला ने खूब लड़ाई लड़ी, और वो भी एक परमानेंट जैसे कहना चाहिए कॉफ़ी हाउस जाती थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि उनके भाई जनरल हबीबुल्ला जो हैं ब्रिटिश आर्मी में हैं और उनके पिता जो हैं वो वाइस चांसलर रहे हैं, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट मिजाज की थी, इंकलाबी तेवर थे, और वो कॉफ़ी हाउस में बैठती थी। अब हामिदा हबीबुल्ला जी ने जैसा मुझे बताया कि जब उनको रफ़ी अहमद किदवई की बहन ने कहा कि भाई अगर पॉलिटिक्स में आना है, कुछ करना है, तो कॉफ़ी हाउस बैठना ज़रूरी है, तो वो भी जब कॉफ़ी हाउस जाती थी तो उनको डॉक्टर जेड अहमद मिलते थे। अब एक दौर वो भी था कि जब डॉक्टर जेड अहमद, के एम अशरफ, ये दोनों लोग जब जवाहरलाल नेहरू के साथ AICC, मतलब उनके साथ कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का काम देख रहे थे, तो जब इलाहाबाद से मौका लगता था तो लखनऊ आते थे, और जब लखनऊ आते थे तो कॉफ़ी हाउस बैठते थे। तो कॉफ़ी हाउस हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद हमेशा जो है वो एक नर्व सेंटर रहा है, जहाँ पर साहित्यकार, राजनेता, पत्रकार सब तरह के होते हैं। और कॉफ़ी हाउस ने समाज की हर विधा को एक नई दिशा दी है। एक ऐसी भी 1967 में मौका आया कि जब लखनऊ शहर के सबसे बड़े पूंजीपति VR मोहन साहब, जो कि यहाँ पे मोहन मेकिंग के मालिक हुआ करते थे, जब कांग्रेस से टिकट उनको दिया गया तो लखनऊ के जो इंटेलेक्चुअल जो कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, उन्होंने जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला, जो कि उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको जनता की आवाज़ बना के जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाया। और आप देखिए कि लखनऊ शहर में कॉफ़ी हाउस के बैठने वालों ने समाज को ये मैसेज दिया कि पैसा हार गया और आनंद नारायण मुल्ला जो है वो जीत गए, जिनके चुनाव को प्रचार और प्रसार करने के लिए बलराज साहनी जैसी शख्सियत बम्बई से यहाँ पर आई थी और उनका प्रचार किया था। तो कॉफ़ी हाउस हर दौर में बहुत एक्टिव रहा है। अभी कोरोना काल से पहले तक हम लोग जो है बराबर
लालजी टंडन जी को गवर्नर बनने से पहले तक, डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, चाचा अमीर हैदर, डॉक्टर रमेश दीक्षित, अतुल अंजान, तमाम लोग हम लोग कॉफ़ी हाउस में बराबर बैठकी करते रहे हैं। और अब कोरोना काल में बैठना बंद हो गया। उम्मीद करते हैं कि कोरोना से जब मुक्ति मिले तो फिर से लखनऊ शहर में और कॉफ़ी हाउस में हम लोगों की बैठकियाँ शुरू हों, मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो और फिर से एक खुशनुमा माहौल हजरतगंज में मिलने जुलने का शुरू हो। प्रदीप कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यूअर्स को ये बताया कि कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट थे और क्या उनकी रौनकें थीं और कहाँ कहाँ होटल थे। और अब जाहिर है कि अब बहुत बदल चुका है मामला, लेकिन ये कि जो पुरानी यादें होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।